हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजीव। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके और जीएस के एमसीक्यूज़ के ऊपर। ये एमसीक्यूज़ आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। बिहार में बम्पर वैकेंसी आने वाली है विधानसभा चुनाव से पहले, और बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में है। तो पेपर में भी आ चुका है कि बिहार टीचर हो जाए या दरोगा है, बिहार सचिवालय है, ये सारे सेक्शन में वैकेंसी निकलेगी। और अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त महीने में, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिना देर करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। आप ये क्वेश्चन जो देख रहे हो बोर्ड पे भी आपके लिए दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करना। क्वेश्चन है, जलते हुए विद्युत बल्ब की तंतु का ताप सामान्यता क्या होता है। तो आपको पता है ना, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन में जब धारा प्रवाहित होती है तो वो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान चला जाता है। तो ऑप्शन 1500 से 2500 कहीं नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा सी। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है, ये आप हमें आंसर देना। एक भू स्थित कृत्रिम उपग्रह का आवर्त काल क्या होता है। यानी हम जब कृत्रिम सैटेलाइट छोड़ते हैं तो उसका वो धरती के चारों तरफ कितने देर में घूम जाता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना, ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो नाम से पता चल रहा होगा कि ये दक्षिण भारत की चोटी है ना। दक्षिण भारत की दो सर्वोच्च चोटी है, एक है दोदा बेटा और एक है अन्नामलाई चोटी, है ना, अनाईमुड़ी। तो दोदा बेटा का बात करें तो दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि अनाईमुड़ी जो है वो अन्नामलाई की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना। तो थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आंसर में बात करें तो दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को नीलगिरी पर्वत आपस में क्या करता है, एक ग्रंथि का काम करता है। दोदा बेटा की ऊंचाई जहां 2637 है, वहीं अगर अन्नामलाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी का बात करें तो इसकी ऊंचाई 2629 है। तो दक्षिण भारत का अगर बात करें तो आप लोग दक्षिण भारत के बारे में जानते होंगे कि दक्षिण भारत का अगर बात करोगे तो यहीं पे है ना ये हमारा नीलगिरी की पहाड़ी है, जिसकी नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हमारा दोदा बेटा है, और यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी 2695 और दोदा बेटा 2637। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि दक्षिण भारत की दक्षिणतम चोटी सबसे कौन है। तो दक्षिणतम यहाँ पे है एक काराकोरम चोटी, ठीक है ना, ये सबसे दक्षिणतम में स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदालगढ़ है, और इसकी ऊंचाई कितनी है 1690। सतपुड़ा के बारे में आप जानते होंगे, सतपुड़ा का पठार जिसके ऊपर से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और दक्षिण से तापी नदी प्रवाहित होती है। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है जिसकी ऊंचाई 1350 है। और अगर सह्याद्री के बारे में बात करें, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, ये एक सह्याद्री यहाँ पर और एक सह्याद्री यहाँ पे है, इसके बीच में 16 डिग्री चैनल आता है। तो उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन सी है, कालसूबाई। और अरावली पर्वत के बारे में जानते होंगे, जो गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली के रीच तक फैला हुआ है। अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वत में से एक माना जाता है ना। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और गुरु शिखर की लंबाई कितनी है 1722। तो एक क्वेश्चंस में लगभग 5-6 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है बोल रहा है या था बोल रहा है। अगर आपसे था बोले तो था में हो जाएगा 14। मूल संविधान में भाषा की संख्या 14 थी ना, लेकिन है बोल रहा है यानी वर्तमान का बात कर रहा है, तो वर्तमान में भाषा की संख्या कितनी है, टोटल 22। अब एक बार भाषा के बारे में देख लेते हैं कि कौन सी भाषा कब जोड़ी गई थी। तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ये भाषाएं कौन कौन सी है तो यहाँ पे दिया गया है। अंग्रेजी हमारी 22 भाषाओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी भारत के कुछ राज्य, पूर्वोत्तर राज्य ऐसे हैं जहाँ पे इंग्लिश राज्य की लैंग्वेज है ना। अगर मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में देखें तो 14 भाषा था, लेकिन बाद में 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में होता है, यहाँ पे जोड़ा जाता है एक भाषा जिसका नाम है सिंधी। तो ये बहुत बार पूछा गया है, सिंधी जो है ये 15वां भाषा है हमारा, ठीक है ना। और ये जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत।
इसके बाद आते हैं 1971 में। 1971 संशोधन हुआ था 1992 में, और यहाँ पे 3 भाषाएं जोड़ी गई है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसको याद रखने का तरीका है नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। इसके अलावा 92 संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, और यहाँ पे 4 भाषाएं शामिल की गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसको आप बोर्ड मास से याद करते हो, पहला अक्षर ले लेना और इस तरीके से बना लेना, अपने तरीके से ट्रिक बना के अच्छे से याद कर लो। तो टोटल भाषाओं की संख्या कितनी होगी वर्तमान में? 22। अगर बात की जाए तो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा जाता है, उड़िया का नाम बदलकर 2011 में क्या कर दिया गया? ओडिया कर दिया गया। तो भाषा के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान के किस अनुसूची में भाषा है? 8वीं अनुसूची में। अनुसूची की संख्या कितनी है? तो 12 है। पहले मूल संविधान में अनुसूची कितने थे? तो 8 थे। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, चंद्रयान 8 नहीं होगा, चंद्रयान 3। 8 अभी तो गया भी नहीं है ना। चंद्रयान 1 था 2008 में गया है, और चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ है ना 2023 में। तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या पूछा जा रहा है, ये बता दीजिए। एक लैंडर था, एक रोवर था, है ना। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। तो चलते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 पे। आई होप कि आप सारा क्वेश्चन सही आंसर दे रहे होंगे। चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। ये 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3M4 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो कब प्रक्षेपित किया गया? जुलाई 2023 में। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दक्षिण ध्रुव। चंद्रमा पर तो ऑलरेडी 4 देश पहुंच चुका है, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला एकमात्र देश हमारा है अपना भारत। 23 अगस्त को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा कर दी। तो एक नया दिवस हम लोगों में ऐड हो गया, जो याद करना है ना। दिवस, ढेर सारे दिवस है, और दिवस आ गया सामने। इसके साथ ही भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। 3 कौन सा है? तो रूस, अमेरिका और चीन। ये पहले से ऑलरेडी लैंडिंग कर चुका है चंद्रमा पर। परंतु अगर बात करें दक्षिणी ध्रुव का, तो दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत जो है वो प्रथम देश है। तो क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। अगर क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं पढ़े तो आंसर भी गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि चंद्रमा पर अभी तक कितने देशों ने अपना पताका फहरा चुका है, तो 4। अभी तक तो 5 हो गया, अभी जापान भी पहुंच गया है, ठीक है। लेकिन अगर पूछे दक्षिण ध्रुव पर, तो हो जाएगा हमारा क्या? प्रथम में भारत। चंद्रयान 3 एक स्वदेशी लैंडर, मॉड्यूलर, प्रोपल्सन मॉड्यूलर और एक रोवर था। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। तो अगर आपसे लैंडर का नाम पूछे या रोवर का नाम पूछे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। या फिर पूछे कहाँ से छोड़ा गया था, किस रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया था और कब पहुँचा, ये सारी बातें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? ये साइंस का क्वेश्चन है, बायो का। बैक्टीरिया, वायरस और फंगी से होने वाले रोग। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं? ऑप्शन है हेपेटाइटिस, चेचक, टाइफाइड और खसरा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा टाइफाइड, है ना। अब थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं? तो देख लीजिए, कोढ़ होता है ना, हैजा, डिप्थेरिया, निमोनिया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है ना कि डिजीज से प्रभावित होने वाले अंग, है ना, कि कौन से, जैसे निमोनिया हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंसर होता है लंग्स, है ना। तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं। टेटनस, गुनोरिया, प्लेग, क्षय रोग रिपीट हो गया और सिफिलिस, ये जितने भी है ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। और वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं? हेपेटाइटिस, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पिस, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, एड्स और पोलियो। एड्स के बारे में पूछा गया है, HIV, ह्यूमन इम्यूनोवायरस के कारण ये HIV रोग होता है ना। और पोलियो के बारे में पूछा गया है ना, पोलियो मुक्त हो गया है भारत। तो ये सारी बातें बैक्टीरिया से होने वाले रोग और वायरस से होने वाले रोग। इसके अलावा ये रोग हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल का नाम बताइए जहाँ से हल के साक्ष्य मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते होंगे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो काफ़ी पौराणिक सभ्यता थी। 2350 से लेके 1750 BC के आसपास हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था। ये C14 के जरिए पता चला है
है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था, रखालदास बनर्जी ने किया था, है ना। तो यहाँ पे हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, हड़प्पा के किस स्थल से, तो हल का प्रमाण मिलेगा बनवाली से, है ना। अब थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। बनवाली में हड़प्पा स्थल हल का यानी टेराकोटा, टेराकोटा किस चीज़ को कहते हैं, तो टेराकोटा कहते हैं मिट्टी की बनी हुई जो बर्तनें होती है ना, पकी हुई मिट्टी की बर्तनें, उसे टेराकोटा कहा जाता है। जिस मिट्टी को हम आग में पकाते हैं उसे टेराकोटा कहते हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, युगल सभा धान का साक्ष्य भी मिला है। कालीबंगा है कहाँ, ये आप हमें कमेंट में आंसर करना। हरियाणा के हिसार जिला में स्थित बनवाली से हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बनवाली एक हड़प्पाकालीन नगर स्थल था जिसका उत्खनन 1973 में R.S. वशिष्ठ के द्वारा किया गया था। हड़प्पा तथा हड़प्पा काल का प्रमाण प्राप्त हुआ यहीं से, तो ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से 1-2 क्वेश्चन तो आपको देखने के लिए मिलेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, ये भारत में है कि पाकिस्तान में है, और अगर भारत में है तो भारत के किस राज्य में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना। नेक्स्ट, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है। कलिंग नरेश के बारे में जानते होंगे। कलिंग को जीता था 261 BC में, अशोक के द्वारा जीता गया था। अशोक राजगद्दी पे बैठने के 8वें वर्ष बाद जीता है। राजगद्दी पे बैठता है अशोक 269 BC में। अशोक राजगद्दी पे एक्चुअल में बैठता है 263 BC में, लेकिन 4 साल के बाद इसका राज्याभिषेक होगा और इसके 8 साल के बाद कलिंग का युद्ध होगा, है ना। खारवेल के बारे में बात किया जा रहा है, तो खारवेल किस वंश का है, चेदी वंश का। अब थोड़ी बात कर लेते हैं। खारवेल, कलिंग भारत के किस राज्य में था, वर्तमान उड़ीसा के क्षेत्र में। उड़ीसा में महानदी है और महानदी पर कौन सी बांध बना हुआ, हीराकुंड बांध बना हुआ, ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से है। खारवेल का संबंध में जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है, और हाथी गुफा अभिलेख है कहाँ, तो भुवनेश्वर के उदयपुर पहाड़ी के पास है, उदयगिरी पहाड़ी। तो ये लोग अक्सर ये बात जानते हैं कि खारवेल यानी हाथी गुफा अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश से जुड़ा हुआ है और ये उड़ीसा में भी है, ये भी पता होता है। कभी कभी ये पूछ देगा कि किस पहाड़ी पर स्थित है, तो पहाड़ी कौन सी है, भुवनेश्वर में है उदयगिरी पहाड़ी। नहरों के निर्माण एवं जैन भिक्षुओं को ग्राम दान देने वाले की जानकारी यही अभिलेख से मिलता है। चेदी वंश के संस्थापक कौन थे, तो महामेघवाहन जो चेदी वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री संयुगन ने भारत आया था, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। हुएनसांग और हर्षवर्धन, हुएनसांग और फाहियान नहीं है, ये संयुगन है। अगर संयुगन का बात करें तो ये 6ठी शताब्दी ईस्वी में आया था, ठीक है ना, 515 से 520। जबकि हुएनसांग का बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फाहियान का बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो थोड़ी बातें यहाँ पे देख लेते हैं। संयुगन कब आया है, 515 से 520 के समय में। गलती कर दी है क्या, नहीं, सही है। अब बात करते हैं फाहियान। फाहियान कब आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, 99 से 414, यानी लगभग 15 वर्षों तक रहा है। और फाहियान की पुस्तक है फू कू की, जिसमें गुप्त काल के भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि फाहियान ने जो पुस्तक लिखी है उसमें किस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है, तो उसमें गुप्त काल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य के बारे में जिक्र किया गया है। अगर इति सिंह के बारे में बात करें तो ये 7वीं शताब्दी में आया था, है ना, और ये नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बात किया है। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के शासनकाल में बनाया जाएगा, 415 से लेकर 455 के बीच में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन बनाएगा, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाएगा हमारा कौन, 770 से लेके लगभग 810 के बीच में हमारे कौन रहेंगे, तो हमारे रहेंगे गोपाल के पुत्र धर्मपाल, और धर्मपाल भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराएंगे, है ना। इसके अलावा फाहियान इति सिंह तो है, हुएनसांग के बारे में पूछता है, और हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में आया था। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर 647 AD के बीच में था, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है ना, और ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो आप इलिमिनेट करके भी मार नहीं सकते। इसका आंसर क्या होगा, वैसी भूमि जो जोती हुई ना हो, बिना जोती हुई भूमि को अप्रहत भूमि कहते हैं। तो एक बार चीज़ें देख लेते हैं।
अप्रदा मतलब होता है विवादास्पद भूमि, शील मतलब होता है बिना जोती हुई भूमि, गोचर मतलब होता है चारागाह, वस्तु मतलब होता है मकान बनाने योग्य, और क्षेत्र मतलब होता है खेती करने योग्य भूमि। तो ये सारे गुप्त काल के समय भूमि का नाम है। गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, ये जितने भी थे ना, अलग अलग समय में भूमि का नाम अलग अलग रखा गया है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? उदंतपुरी, उदंतपुरी है हमारे कहाँ? बिहार में। उदंतपुरी को कौन बनाया था? तो गोपाल बनाएंगे। गोपाल 770 में गद्दी पर बैठेंगे ना, 750 में गद्दी पर बैठेंगे। गोपाल के बारे में बात करते हैं तो उदंतपुरी शिक्षा का केंद्र बिहार में है। पाल वंश के शासक गोपाल ने बिहार में उदंतपुरी नामक विश्वविद्यालय और एक मठ का निर्माण किया था। धर्मपाल अपने पिताजी के अनुसरण करते हुए भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी वो बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, पाल शासक 8वीं शताब्दी में थे। बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध का जन्म देखेंगे तो 8वीं शताब्दी के ईस्वी पूर्व, 500 शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ है ना, 583 BC, याद होगा। आगे चलते हैं। गुजराती कवि सोड्डल धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दिया है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसे मिली थी? उपाधि से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कौन थे? सोड्डल थे। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान संत रक्षित और अतीश दीपांकर तिब्बत बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान अर्ज विभाग क्या था? ये दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पूछेगा और मुश्किल हो जाता है ऐसा क्वेश्चन बनना ना। दीवान अर्ज विभाग एक रक्षा विभाग था। तो जो विभाग है थोड़ा एक बार हम बात कर लेते हैं। दीवान अर्ज क्या था? रक्षा विभाग। बलबन के समय में था दीवान अर्ज। बलबन को आप जानते होंगे, इसका अध्यक्ष अरीज ए मुमालिक कहलाता था। बलबन ने राजत्व सिद्धांत दिया। सुल्तान का पद प्रतिष्ठित स्थापना। बलबन ने राजत्व सिद्धांत के दो मुख्य विशेषता बताए। पहला विशेषता कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा दिया जाता है, और दूसरा सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए। बलबन वही है जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने ईरानी प्रथा सिजदा और पैबोस शुरू किया था। सिजदा मतलब होता है भूमि पर लेटकर अभिनंदन करना, और पैबोस मतलब होता है राजा के पैरों को चूमना। बलबन को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का छाया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? बहमनी राज्य अगर आप पढ़े होंगे, दक्षिण भारत में कर्नाटका के क्षेत्र में था। कर्नाटका के ऊपर महाराष्ट्र के क्षेत्र में बहमनी, जिस समय विजयनगर साम्राज्य चल रहा था उसी समय बहमनी साम्राज्य था। अलाउद्दीन हसन थे इसके संस्थापक। चलते हैं बहमनी साम्राज्य के उस पर। अलाउद्दीन हसन इसके संस्थापक है। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य आपस में एक साथ थे, और इसी समय मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं, विजयनगर साम्राज्य पे आक्रमण करेंगे और हरियर और बुक्का को अपने साथ लेके चले जाएंगे उत्तर भारत। बाद में फिर हरियर और बुक्का को दक्षिण भारत भेजेंगे, जो विद्यारण्य के प्रभाव में आकर फिर से वो हिंदू धर्म स्वीकार कर लेते हैं और विजयनगर की स्थापना करते हैं। और कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य था और इसकी राजधानी हम्पी थी। प्रथम राजधानी अनिकोंडी थी, बाद में हम्पी को राजधानी बनाया गया। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू नामक व्यक्ति ने किया था। मोहम्मद शाह तृतीय काल में महमूद गवा वजीर था। तो ये सारी छोटी छोटी बातें याद रखना है। अगर बात करें बहमनी राज्य का सबसे महान शासक था तुजुक फिरोज शाह। गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया था बहमनी साम्राज्य। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, जबकि जो हमारा विजयनगर साम्राज्य उसकी राजधानी हम्पी थी, लेकिन हम्पी से पहले भी उसकी राजधानी थी अनिगोंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किसके समय में आया था? अब्दुल रज्जाक तो राजपूत काल के समय में आया है। राजपूत संगम, सुलुभ, तुलुभ, अरबीडू है ना, ये राजपूत काल थे। तो देवराय द्वितीय के समय में आए हैं अब्दुल रज्जाक। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है ऐसा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में आए। देवराय द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? तो 15वीं शताब्दी में था। फारसी ईरानी अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है और इसके अनुसार विजयनगर विश्व का सबसे शानदार नगर है। जहां विजयनगर साम्राज्य को अब्दुल रज्जाक विश्व का सबसे शानदार नगर बता रहा है, वहीं मेघस्थनीज जब आएंगे मगध साम्राज्य में तो पाटलिपुत्र को सबसे समृद्ध साम्राज्य बताएंगे। ठीक है, 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। हरियर
पहले बैठेंगे गद्दी पर, 20 साल तक रहेंगे और उसके बाद उसके भाई बुक्का बैठेंगे गद्दी पे। इसकी राजधानी तुंगभद्रा नदी के किनारे कहाँ पर थी? हम्पी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया, हम्पी किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। निकोली कोंटी इटली का यात्री देवराय प्रथम के काल में विजयनगर के साम्राज्य में आया था। तो ये भी क्वेश्चन एक पूछा गया, निकोली कोंटी कब आया था? देवराय प्रथम के समय में। और डेमंगो पायस और बारबोसा ये कृष्ण देवराय के समय में विजयनगर की यात्रा करने आए थे। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट, दशावंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल दरबार के समय में थे? अब अगर आप मुगल साम्राज्य अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो यहाँ आप गलती कर दीजिएगा। मुगल साम्राज्य में चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था जहांगीर के काल को ना, लेकिन यहाँ पे जहांगीर आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा अकबर। तो थोड़ी सी बातें याद रखना, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। चलते हैं, दशावंत और बसावन चित्रकार सम्राट अकबर के दरबार में थे। अकबरकालीन चित्रकार थे दशावंत और बसावन। इसके अतिरिक्त भी चित्रकार थे लाल मुकंद, सवाल दास, अब्दुसम्मद, तुलसी, मनोहर, इनायत, ये सारे चित्रकार थे। अकबर के दरबार में भी चित्रकला का श्रेष्ठता मिला था। अकबर के काल में रजमनामा पांडुलिपि तैयार की गई थी जिसे दशावंत के द्वारा उल्लेखित किया गया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अकबर से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब्दुल रहीम खाने ने रहीम सतसई की रचना की थी और खाने खाना की उपाधि अकबर ने दिया था अब्दुल रहीम को, और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सतसई की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपका सटीक आंसर लग रहा होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ था? आई होप कि आप वीडियो को एंजॉय किए होंगे, आंसर आपका सबका सही जा रहा होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में कि आप हमें बता दो संथाल विद्रोह कब हुआ था और किस क्षेत्र में हुआ था। कारण तो आपको पता ही होगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ाई जारी रखना। बिहार का सारा एग्जाम अभी आने वाले 8 से 10 महीने में सारा का सारा ले लिया जाएगा। तो अगर आप में गट्स है, पढ़ते जा रहे हो, कंटिन्यू हो, तो आपको जॉब मिलना ही मिलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।